अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 9 निकाल लो। पेज नंबर 9 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ होगा डबल एंट्री, एक हेडिंग लिखी हुई होगी और उसके आगे लिखा हुआ होगा बिगनर। तो ये जो डबल एंट्रीज हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए होती हैं, यानी कि ये उन लोगों के लिए डबल एंट्री होती है जो अभी बिल्कुल नया नया काम सीख रहे हैं, इसको करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा, ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी कि आसान लफ्ज़ों में कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं कि इनके कारोबार ने थ्रू आउट द मंथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन तमाम एक्टिविटीज़ की हमें क्या करनी पड़ेगी, डबल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये डबल एंट्री प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? देखो अभी हम लोग ये तो सीख चुके हैं कि अकाउंट कौन सा कब डेबिट होता है और कौन सा कब क्रेडिट हो रहा होता है। तो हमें ये तो पता है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। अभी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और अगर ये तीनों चीज़ें रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अगर डिक्रीज़ होते हैं तो फिर ये डेबिट हो जाते हैं। तो इतना तो हमें अंदाज़ा है, इतना हमें पता है कि कैसे काम करा जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इन बिज़नेस एक्टिविटीज़ को देखेंगे और फिर इनकी डबल एंट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जो भी आपके हाथ में अभी इस वक्त नोटबुक है, जाहिर सी बात है, देखो अकाउंट्स जितना पढ़ रहे हो लिखते जाया करो बातों को। देखो याद रखना कि जो अकाउंटिंग के अंदर हम जो ये काम करने वाले हैं, जितनी भी तुम लोग के पास जो नोटबुक है, यार पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, भूल गया, खैर जो तुम लोग के पास नोटबुक है उसको निकालो और उस नोटबुक के अंदर एक काम करो। सबसे पहले डेबिट साइड लिखो और क्रेडिट साइड ऐसे लिखो और अपनी नोटबुक के अंदर यूं करके, देखो जाहिर सी बात है बोर्ड है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं खाली कि आप इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के आगे यूं लाइंस खींच लीजिए। ठीक है, आप इस तरीके से क्या करें, इस तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर लाइन खींच लो। अच्छा भाई, अब जब तुम लोग ये काम कर लोगे, मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे काम नहीं है, लाइंस मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी नोटबुक्स में लाइन बनी हुई होनी चाहिए ताकि आप लोग आराम से डबल एंट्रीज बना सकें। अच्छा, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या था, ये इफेक्ट्स थे। किनके इफेक्ट्स थे? अकाउंट्स के एलिमेंट्स के। अकाउंट के एलिमेंट सर, अकाउंटिंग एलिमेंट। कौन से अकाउंटिंग एलिमेंट थे? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस। हाँ, ये अकाउंटिंग एलिमेंट्स थे और इनके हमारी अकाउंटिंग पे कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं, या तो डेबिट इफेक्ट होता है या क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब ये इफेक्ट कैसे देखे जाते थे? नेचर से अभी बात करिए उसके बारे में, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट है, इसी तरीके से सारे एसेट्स के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इफेक्ट्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट आर इफेक्ट्स। इनकी बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं होती है, डेबिट एंड क्रेडिट ये दो डिफरेंट साइड्स हैं। ये दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। हाँ, और दिस इज द डेबिट इफेक्ट और द क्रेडिट इफेक्ट। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा और जरा देखना अब इस क्वेश्चन को करा किस तरीके जाता है। अच्छा, तुम लोगों ने अपनी नोटबुक में इस तरीके से डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा और यहां पे लिख लो पर्टिकुलर। ठीक है, अब तुम लोगों ने डेबिट, क्रेडिट और पर्टिकुलर लिख लिया। ठीक है, तुम लोग की इस तरीके से लाइनें बनी हुई होंगी और एक लाइन ऐसे खींच लो। तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ये वाला कॉलम पर्टिकुलर का थोड़ा बड़ा रखना, इन दोनों का सेम साइज रखना। इस तरीके से तुम लोग अपने पास बना लोगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। देखो बोलता है प्रिपेयर डबल एंट्रीज। क्या बनाने को बोल रहा है? डबल एंट्रीज बनाने को बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोदी। ये मोदी साहब की बुक्स हैं, उसके लिए हमें कुछ करना ही, पता नहीं मोदी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। खैर, फॉर द मंथ ऑफ जून 2009। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डबल एंट्रीज बनाएंगे इनकी ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए। अच्छा, ट्रांजेक्शन देखिएगा, यानी कि एक्टिविटी देखिएगा। नंबर 1 एक्टिविटी इज स्टार्टेड बिजनेस विद 32,000 कैश। मतलब क्या है इसका? स्टार्टेड बिजनेस विद 32,000 कैश, यानी कि कारोबार स्टार्ट किया है और कितने हजार से स्टार्ट किया है? 32,000 से, यानी कि 32,000 पे कारोबार के अंदर आ गए। कौन लेके आया होगा? जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट कौन कर रहा होगा बिजनेस को? ओनर स्टार्ट कर रहा होगा। यानी कि पहली चीज़ अगर तुम देखो तो बिजनेस में आया क्या? बिजनेस में आया कैश। हाँ, स्टार्टेड बिजनेस 32,000 विद कैश। तो कारोबार में सबसे पहले लाई गया, क्या चीज़ लेके आई गई? कैश लेके आया गया। तो कैश को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कैश 32,000 से डेबिट। तो पर्टिकुलर में आपने क्या लिखना है? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश का। तो कैश लिख दिया। कितने से डेबिट हो रहा है?
32,000 से वो डेबिट साइड पे लाके लिख दिया। अच्छा, अगर तुम देखो तो क्या ये डबल एंट्री बन गई? नहीं। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? दो इफेक्ट्स होने चाहिए या दो से ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट उसको हम डबल एंट्री इसलिए कहते हैं कि मिनिमम इफेक्ट्स दो होने चाहिए। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा होगा? ये पैसा लेके कौन आया भाई? मुझे बताओ तुम लोग सोच के। पैसा कौन लेके आया? पैसा ओनर लेके आया। और ओनर जब भी पैसा लेके आता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? खुद सोचो ना, बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? मैं करूंगा तो मैं ओनर होऊंगा, आप करोगे तो आप ओनर होगे, कोई और करेगा तो कोई और ओनर होगा। बात समझ आती है? अब ओनर पैसे लेके आया, तो ओनर जब भी बिजनेस में पैसे लेके आता है तो मैंने क्या बताया था उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है। और मैं तुम्हें वैसे ही बताया कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसके बिल्कुल नीचे आके लिखोगे कैपिटल। अच्छा, थोड़ी सी जगह दे देना, अगर कैश यहां से स्टार्ट किया था तो कैपिटल कैश के एंड से स्टार्ट कर देना, यानी कि ये एक तरीका होता है डबल एंट्री बनाने का। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि उसके नीचे बिल्कुल लिख देते हैं, नहीं लिखना, थोड़ा सा कैपिटल को आगे करके लिखना। एंड 32,000 से कैपिटल क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट। तो बेटा मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। दिस इज द कंप्लीट डबल एंट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और पहली ट्रांजेक्शन जो हुई थी वो किस डेट को हुई थी? 1 तारीख को हुई थी। यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, बट ये आगे की कहानी है, अभी आपका काम नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, आगे आ जाइए ज़रा। बोलता है, चलो लगे हाथों में तुम लोग की बेसिक के अंदर एक चीज़ का और इजाफा कर दूँ अगली एंट्री पे जाने से पहले। हमने ये एंट्री बना ली। कभी कभी तुम्हारा एग्जामिनर बोलता है कि डबल एंट्री बना के दिखाओ। एग्जामिनर क्या बोलता है? डबल एंट्री बना के दिखाओ, बट साथ में नरेशंस भी दिखाना है। नरेशंस का मतलब, आओ हम लोग नरेशन सीखते हैं। नरेशन का मतलब ये होता है कि तुमने यहाँ पे जो भी एंट्री बनाई है, ये हमें तो पता है कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अकाउंटेंट्स को ये बात पता है कि कैश बढ़ गया होगा और कैपिटल भी बढ़ गया होगा। अकाउंटेंट्स को ये भी पता है कि कैश डेबिट है एंड कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। हमें ये भी पता है कि कैश एसेट है और कैपिटल अकाउंटिंग की 5th एलिमेंट नेचर है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट है। तो अब हमें यहाँ पे एग्जामिनर बोलेगा कि एक नरेशन लिख दो। नरेशन का मतलब एक स्टेटमेंट लिख दो। इस स्टेटमेंट में बता दो कि कौन बंदा जो नॉन अकाउंटिंग होगा वो भी इस बात को पढ़ के समझ जाएगा ये हुआ क्या था बिजनेस में। तो आप यहां पे लिखोगे एक नरेशन। अब नरेशन लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। ऐसे लिखोगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। तो दिस इज द नरेशन। ये मैंने क्या किया, इस डबल एंट्री को आसान लफ्जों में लिख दिया कि कोई भी नॉन अकाउंटिंग बंदा होगा तो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि ये हुआ क्या था। तो इस एंट्री में हुआ क्या था, अगर तुम एज एन अकाउंटेंट सोचो तो कैश आया था, कौन लेके आया था? ओनर लेके आया था। तो हमने यहां पे आसान लफ्जों में लिख दिया, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर या मेड बाय द ओनर। बात समझ आती है? तो इसको कहा जाता है नरेशंस। कभी कभी डबल एंट्री एग्जामिनर बोलता है कि डबल एंट्री बना दो, नरेशंस आर रिक्वायर्ड। इफ अगर वो आगे लिख देता है नरेशन रिक्वायर्ड है तो आपने इसकी नरेशन बना के देनी होती है, तो दिस इज नरेशन। बट समटाइम्स वो लिख के देगा आगे नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी होगी। लेकिन ये लिखी क्यों जाती है? ताकि जो नॉन अकाउंटिंग वाले लोग हो, कुछ आपके कभी कहीं आप किसी कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे जो वहाँ पे जो मालिकान होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, वो अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो देयरफॉर वो डबल एंट्रीज नहीं समझ सकते। तो आप ऐसे नरेशन लिख के उनको समझा देते हो कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। तो हम सबकी नरेशन लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, फिर आप समझ जाओगे कि यार ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इधर आप कुछ भी लिख सकते थे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोप्राइटर, हाँ, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 32,000 मेड बाय ओनर। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो लिख सकते थे, बट सिर्फ ये बताना होता है नरेशन के अंदर कि ऊपर ट्रांजैक्शन में जो ऊपर डबल एंट्री बनी है उसमें हो क्या रहा है। दैट्स इट, ये होता है। तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ, बच्चों को आसान लगता है तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ता हूँ, नंबर 2 बोलता है, नंबर 2 देख रहा हूँ, नंबर 2 को आप भी देखिए अब जरा अपनी बुक के अंदर। बोलता है पेड 11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो ओनर 32,000 रुपये लेके आया था, जो ओनर कितने पैसे लेके आया था? 32,000 रुपये। इस 32,000 में से 11,700 रुपये उठाए जा रहे हैं कारोबार में से और लेके जा रहे हैं और कारोबार के बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। कहाँ जमा करवा रहे हैं? कारोबार के बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। इसका मतलब सर
देखो यार मेरे पास पैसे आए तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा, या तो खर्च कर दूंगा या बैंक में जमा करवा दूंगा, अपने पास ज़्यादातर कैश में रखूंगा नहीं, ठीक है। तो अभी एक ओनर था, वो लेके आया 32,000 रुपये, बिजनेस के गुल्लक में रख दिए, आसान लफ्जों में बिजनेस के गुल्लक में रख दिए, बिजनेस के टिल में रख दिए। आपने क्या किया, इस 32,000 में से, इस 32,000 में से 11,700, मेरे ख्याल से सवाल में देखो बेटा एक दफ़ा, मैं हाँ 11,700 है, तो 11,700 रुपये इसने उठाए और 11,700 रुपये उठा के इसने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, ले जाके बैंक में जमा करवा दिए। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब तुम ये सोचो कि बैंक में पैसा क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है। सर बैंक में तो पैसा जमा हो रहा है, तो इसका मतलब बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक क्या है, एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग दूसरी एंट्री बनाएंगे जिसको मैं लिखूंगा बैंक डेबिट। कितने से बैंक डेबिट हो रहा है, सर 11,700 जमा करा रहे हैं, तो 11,700 से बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ गया। लेकिन ये तो एक इफेक्ट पड़ा, डबल एंट्री बनानी है, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो सोचो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। कुछ बिजनेस से जाता हुआ नजर आ रहा है, सर वो जो कैश रखा हुआ था वो आप उठा के ले गए, तो यानी कि कैश बिजनेस के अंदर पहले 32,000 था, 11,700 बैंक में जमा करवा दिया, तो क्या बिजनेस में से 11,700 कैश कम हो गया होगा। सर आपकी बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि हम अभी बिल्कुल नई नई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो हमें ये बताएं कि ये तो 11,700 है, तो 11,700 इसने उठा के बैंक में भी रख दिए, तो बिजनेस में से तो पैसा कम नहीं हुआ। तो मैंने भी नहीं बोला कि बिजनेस से पैसा कम हुआ, मैंने बोला बिजनेस में से कैश जो है वो कम हो गया। यानी कि जो गुल्लक था इसमें पहले 32,000 थे, लेकिन अब 32,000 तो नहीं है, इसमें से 11,700 कहाँ जा चुके हैं, बैंक अकाउंट के अंदर। तो 11,700 से क्या बढ़ चुका है, बैंक बढ़ चुका है। लेकिन जो कैश था 32,000 का, अब वो कम हो गया। लेकिन कितने से कम हो गया, 11,700 ही से कम हुआ होगा। तो यहां पे क्या करोगे, अब तुम कैश को क्रेडिट कर दोगे 11,700 से। दिस इज द डबल एंट्री, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया और गुल्लक में से पैसा निकल गया, गुल्लक से पैसा निकाला और बैंक में ले जाके जमा करा दिया। इस ट्रांजैक्शन का मतलब भी यही था। अब हम इसकी नैरेशन लिख लेते हैं। तो नैरेशन क्या होगी इसकी, टू रिकॉर्ड कैश पेड इन टू बैंक अकाउंट। अकाउंट को एसी लिखते हैं, ये प्रोफेशनल टर्म है, आप लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, टू रिकॉर्ड कैश पेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो टर्म इस्तेमाल करो इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते थे, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते थे। नाउ दिस इज द नरेशन। अगेन क्विक रिविजन, बैंक में पैसा जमा करा दिया, कहाँ से निकाल के, गुल्लक में से। तो गुल्लक में पैसा कम हो गया, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट होता है, कम हो गया। लेकिन दूसरा एसेट बढ़ गया, कौन सा एसेट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। तो बैंक को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। नीचे क्या कर दिया, इसकी नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड कैश पेड इनटू बैंक, बैंक के अंदर पैसे जमा करा दिए। आ जाओ अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेट है, 5 तारीख को हुई होगी, ठीक है, 5 जून को हुई होगी। अच्छा बोलता है बॉट, सुनिएगा जरा, बॉट ऑफिस फर्नीचर, क्या खरीदा, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, यानी कि अब लायबिलिटी का जिक्र आने वाला है। ऑन क्रेडिट फ्रॉम वुड लिमिटेड। तो वुड लिमिटेड कौन है, लायबिलिटी है। वुड लिमिटेड से हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, लेकिन उधार पे। किस पे, उधार पे। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी थी, बात दिमाग में रखना कि कोई भी चीज़ बिजनेस बेचता है या कोई भी चीज़ खरीदता है तो 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो वो कैश पे बेचेगा या कैश पे खरीदेगा, या दूसरा वो उधार पे बेचेगा या उधार पे खरीदेगा, ठीक है। तो अब जब कोई चीज़ उधार पे खरीद रहे हो तो तुम्हारा उधार बढ़ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले देखो तुम्हारे बिजनेस में आता हुआ क्या नजर आ रहा है, सर ऑफिस फर्नीचर आया है। तो ऑफिस फर्नीचर क्या होगा, तुम्हारा एसेट, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो आ जाओ यहाँ पे हम एंट्री बना देते हैं, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ऑफिस फर्नीचर डेबिट। कितने का खरीदा था, सवाल में देख लो, 13,900 का। डन, 13,900 का आपने क्या करा है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। लेकिन ये तो एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, सर उधार पे खरीदा है, तो इसका मतलब उधार भी बढ़ जाना चाहिए, और उधार बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, ये डेबिट एंट्री बना दी थी आपने, अब आप क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे किससे खरीदा था उधार पे आपने, वुड लिमिटेड से। तो अब इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे। आप लिखोगे पेएबल और आगे ब्रैकेट में नाम लिखोगे
वुड लिमिटेड। ठीक है सर, ये पेबल लिखना जरूरी था? हाँ जी, क्योंकि वुड लिमिटेड तुम्हारा कौन है? पेबल है। पेबल क्यों है? क्योंकि तुमने उसको पैसा देना है। वुड लिमिटेड के तुम कौन हो? पेबल हो, तुमने उसको पैसा देना है। तो ये कौन है? वुड लिमिटेड तुम्हारी एक लायबिलिटी है। तो कितने से उधार बढ़ चुका है तुम्हारा? 13,900 से। तो यहां पे अब नरेशन बना लेते हैं। नरेशन आसान लफ्जों में इसको लिखते हैं टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम वुड। क्या लिखा मैंने? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम वुड। तो आपने यहां पे क्या करा है? फर्नीचर खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। किससे खरीदा है? उधार पे खरीदा है, वुड से। तो ये तुम्हारी लायबिलिटी थी और ये तुम्हारा एसेट था। एंड दिस इज योर नरेशन फॉर दिस डबल एंट्री। के इस डबल एंट्री में हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ होता है, ताकि जो नॉन अकाउंटिंग वाला भी होगा वो भी ये तो समझ जाएगा ना कि ये रिकॉर्ड क्या हुआ है। दिस एंट्री इज टू रिकॉर्ड, दिस डबल एंट्री इज टू रिकॉर्ड। किस लिए रिकॉर्ड की जा रही है? परचेज किया गया है ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे, फ्रॉम वुड। आसान है, बात समझ आई? अब थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को अगर मेरा बेटा देखो तो लिखा हुआ है 8 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुई है। इस ट्रांजैक्शन को अगर तुम गौर से देखो तो इसमें लिखा हुआ है बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। क्या खरीदा? वैन खरीदी। क्या मीन थी या क्या सोर्स थी जिससे आपने ये खरीदा? कैश पे या उधार पे? सर ना कैश है ना उधार है, ना कैश है ना उधार है, चेक दिया। आपने तो बोला था 2 तरीके से चीज़ें बेची और खरीदी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा कि जो चेक होता है वो भी इक्विवेलेंट टू कैश ही होता है, क्योंकि वो आप बैंक से पेमेंट करते हो, उस बंदे को तो आप कैश ही पेमेंट कर रहे हो ना, उसके पास तो कैश ही जा रहा है ना। तो बात समझ आई? तो ये कैश ही पेमेंट की गई है। तो आपने वैन खरीदी। वैन क्या होता है? वैन एसेट होता है। तो एसेट, एक वैन आपने खरीदी तो आपके बिजनेस में वैन आ गई। जब वैन बिजनेस के अंदर आ गई तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? वैन डेबिट कर दोगे। कितने की वैन है भाई? सवाल के अंदर देख लो, 4250 की। तो 4250 की वैन आ चुकी है। और अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या चीज क्रेडिट करेंगे? कैश क्रेडिट करेंगे? नहीं, पैसा कहां से निकल रहा है? बैंक से। बैंक क्या है? एसेट है। लेकिन बैंक से अगर तुम पैसा निकालोगे तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड के ऊपर अमाउंट लिख देंगे 4250 की। और यहां पे हम इसकी नरेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ वैन बाय चेक। यानी कि हमने वैन की खरीदारी करी किसके थ्रू? चेक के थ्रू, राइट। तो ये हम लोगों ने एक और ट्रांजैक्शन बना ली। आ जाओ फिर आगे हुआ है 12 तारीख को। अब यहां पे मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पर्टिकुलर। आपके नोटबुक में जगह होगी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। आ जाओ भाई 8 तारीख को क्या हुआ? बोलते हैं, मैं जरा दूसरा मार्कर ले लूं यार, थोड़ा हल्का लिख रहा है। अच्छा भाई, बोलते हैं कि 8 तारीख तो हमने कर ली थी, बल्कि अब हम करेंगे 12, ठीक है। अच्छा भाई 12 तारीख को क्या हुआ? बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम सेमी ऑन क्रेडिट 2300 रुपए का। क्या खरीदा तुम लोगों ने? क्या चीज खरीदी है? इक्विपमेंट खरीदा है। तो इक्विपमेंट क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट आ रहा है, पहले तो एसेट को बढ़ा दो, तो यानी कि डेबिट इक्विपमेंट। कितने का इक्विपमेंट है भाई? इक्विपमेंट है 2300 रुपए का, 2300 का, राइट। ओके, 2300 का इक्विपमेंट है।
और आपने जो ये ख़रीदा है 2300 का इक्विपमेंट, ये किससे ख़रीदा है? पैसे देके ख़रीदा है या उधार से ख़रीदा है? सर इधर लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो उधार पे ख़रीदा है। तो क्रेडिट जिससे उधार पे ख़रीदा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेमी। तो यानी कि हमने सेमी को पैसा देना होगा, तो यहाँ पे आप आगे नीचे आके लिखो थोड़ी सी जगह देके पेएबल, क्योंकि इसको पैसा देना है तो इसको हम पेएबल बोलेंगे सेमी, आगे ब्रैकेट में सेमी का नाम। कितने पैसे देने हैं? 2300, राइट। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने बात करी थी ना, जैसे यहाँ पे हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था उधार पे वुड लिमिटेड से, यहाँ पे हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदा है किससे? सेमी से। बस सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई फिर आगे आ जाइए जरा। बोलता है रिटर्न 18, अच्छा नरेशंस तो मैं लिखना ही भूल गया तुम्हारे लिए यहाँ पे। इसमें क्या हुआ है? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सेमी। तो मैंने ये लिख दिया कि आपने क्या किया है? परचेज करा है इक्विपमेंट क्रेडिट पे, किससे? सेमी से। तो हमें ये डबल एंट्री भी समझ आ जाती है। अच्छा फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब 18 की पढ़ रहा हूं, 18 तारीख को, 18 ऑफ जून की ट्रांजैक्शन, 18 ऑफ जून की एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को देखते हैं गौर से। देखो बेटा इस एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है कि रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 टू वुड लिमिटेड। हम जो फर्नीचर लेके आए थे ना वुड लिमिटेड से, ये 13900 का, इसमें से कुछ फर्नीचर हमने उठा के वुड लिमिटेड को वापस दे दिया। हमने बोला भाई ये फर्नीचर तुम्हारा ख़राब है, फॉल्टी है, तो इसको तो वापस ले लो। तो इसका मतलब वुड लिमिटेड से जब मैंने फर्नीचर लिया था तो उधार पे लिया था। आज जब मैं वुड लिमिटेड को फर्नीचर वापस भी दूंगा तो क्या मैं उससे पैसे लूँगा? नहीं, बल्कि मैं उधार कम कर लूँगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। पहले मैंने उससे कितने का सामान लिया हुआ था? 13900 का, लेकिन आज मैंने 13900 का उधार लिया हुआ था। मैंने कितना उधार लिया हुआ था? 13900 का। आज जब मैं उसे 1200 रुपये का फर्नीचर वापस दे दूंगा, हाँ आज जब मैं उसे 1200 का फर्नीचर वापस दे दूंगा तो 1200 से मेरा उधार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर अगर आप उसे फर्नीचर वापस दे देंगे तो उधार कम हो जाएगा, क्योंकि आपने फर्नीचर लिया हुआ था तो ही पैसे देने थे। फर्नीचर वापस दे देंगे तो किस बात के पैसे देने? क्या मैं पूरा फर्नीचर वापस दे रहा हूँ? नहीं, सिर्फ इस 13900 में से, 13900 में से सिर्फ 1200 का फर्नीचर वापस दे रहा हूँ, तो उतने का ही उधार भी कम कर दूंगा। अब ये वुड लिमिटेड जो मेरी लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? लायबिलिटी बढ़ती थी तो क्रेडिट होती थी, तो कम होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। करेक्ट। तो इतना तुम लोग समझ चुके हो। तो अब मैं क्या करूंगा? यहां पे डेबिट करूंगा पेएबल। कौन बंदा है पेएबल? वुड लिमिटेड। ठीक है, तो पेएबल वुड लिमिटेड को डेबिट कर दूंगा। कितने से? 1200 से। और मैं इसको क्या चीज वापस दे रहा हूं? क्या वापस कर रहा हूं? ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मेरा एसेट था, अभी वो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है या वापस जा रहा है? मैं रिटर्न कर रहा हूं, वापस दे रहा हूं, तो एसेट मेरे बिजनेस से कम हो रहा है। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पे हम लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर। कितने से? 1200 से था ये, यहाँ पे मैं एंट्री बना देता हूँ। अच्छा भाई अब हम लोग इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? लिख देते हैं भाई टू रिकॉर्ड। क्या करा था इन्होंने इसके अंदर? वापस कर दिया था ना, टू रिकॉर्ड रिटर्न। नज़र रखिएगा ये डेट्स यहाँ चल रही हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ी सी चीज़ बाहर आई हुई है। चलो मैं इसको यहाँ से मिटा के इधर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो अब ये जगह पूरी खाली हो गई। अच्छा भाई अब आ जाओ 25 तारीख को। ऑन 25 ऑफ जून क्या हुआ था? 25 ऑफ जून को हुआ है सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर कैश 1200 रुपये। आपने इक्विपमेंट बेचा कैश के ऊपर, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश के ऊपर बेचा, तो कैश क्या हुआ होगा? आया होगा, और इक्विपमेंट क्या होगा? चला गया होगा। तो कैश क्या है? तुम्हारा एसेट है, तो कैश को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। कितने का तुमने कितने का बेचा? 1200 का, तो कैश यहां पे आ जाएगा, और इक्विपमेंट चला गया तो इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दोगे 1200 से। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन विल बी टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश, राइट।
तो कैश के ऊपर आपने क्या किया, इक्विपमेंट को बेच दिया है। आगे आ जाइए भाई 25 तारीख के बाद अब हम आ गए हैं 26 तारीख पे यानी कि 26 पे। पेड अमाउंट ओइंग टू वुड लिमिटेड 3780 बाय चेक। अच्छा जरा सुनो यहाँ पे हुआ क्या है। 26 तारीख, अब ये एंट्री बनेगी। मैंने क्या किया, मैंने बोला पेड अमाउंट ओइंग टू वुड, हमने पेमेंट कर दी। वुड कौन था, जिससे हमने उधार पे फर्नीचर लिया हुआ था। वुड कौन था, जिसको हमने कुछ फर्नीचर वापस भी कर दिया था, जो फॉल्टी फर्नीचर था। आज हम वुड को क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पैसा पे ऑफ कर रहे हैं। तो ये कितना है 3780 का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सोचो जब तुम पैसा पे कर देते हो, जब तुम पैसा दे देते हो किसी का उधार का, तो उधार बढ़ जाता है या कम हो जाता है। लेट सपोज तुमने मुझे 1000 रुपये देने थे, तो तुम्हारे ऊपर अभी 1000 रुपये का उधार है। अगर तुम मुझे 1000 रुपये वापस कर दोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कितने का उधार रह जाएगा। सर फिर तो कोई उधार नहीं रह जाएगा, सही है। तो उधार पेमेंट करने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने इस वक्त क्या की है, पेमेंट की है, उधार क्या हो जाएगा, कम। तो उधार कौन था, किसका उधार था, वुड लिमिटेड का। तो वुड यानी कि यहां पे हम लिखेंगे पेबल वुड लिमिटेड, ठीक है। और कितना पेमेंट कर रहे हैं 3780 का, तो इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि उधार है, कम हो गया। अब उधार किसकी शक्ल में पेमेंट की जा रही है, कैश में या चेक में, चेक में। तो बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। बैंक एक एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 3780। क्या बनेगी भाई इसकी नरेशन, टू रिकॉर्ड पेमेंट made by check to वुड को हमने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। हाँ ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा भाई इसके बाद फिर आगे आ जाइए 28 तारीख को जगह है हमारे पास, जगह थोड़ी सी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 ट्रांजेक्शन हमने बनानी है। तो यहाँ से 2 ट्रांजेक्शन्स मैं मिटा रहा हूँ, या चलो मैं मिटा देता हूँ यार, वरना फिर वो हम कहाँ लिखेंगे। ये 2 ट्रांजेक्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ये चीज़ मिटा देते हैं, अब हमारे काम की नहीं है। साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना, ये ना हो कि मैं मिटा रहा हूँ और आप लोग जो है वो मज़े से बैठे हुए हो, ट्रांजेक्शन नहीं बनाई हुई हो। चलो देखो बेटा, यहाँ पे इसने क्या बोला है हमें, यहाँ पे इसने बोला है अभी हमने करा था 26 का, अब हम करेंगे 28 का। तो 28 तारीख के बारे में बात होने वाली है। यहाँ पे ये बोलता है टुक 4130 आउट ऑफ बैंक एंड एडेड टू कैश। क्या किया, बैंक गए, बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, बैंक से पैसा निकाला और बिजनेस के गुल्लक में लाके रख दिया। तो बिजनेस में कैश क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो कैश क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन ये पैसा कितना था 4130, कहां से पैसा निकाला गया, सर बैंक से पैसा निकाल के लाए। तो बैंक में पैसा बढ़ गया या कम हो गया, बैंक में पैसा कम हो गया। तो बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे इतना। टू रिकॉर्ड, हाँ भाई क्या हुआ था ट्रांजैक्शन के अंदर, इन्होंने क्या किया था, टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, कि आपने कैश विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब निकाल लिया, ठीक है, कैश निकाल लिया कहां से, बैंक से। तो बिजनेस में कैश बढ़ गया और बैंक में कैश कम हो गया। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, 30th को है, 30 जून को ये काम हुआ है आपके बिजनेस में। ये एक एक्टिविटी है जो हुई है, इस एक्टिविटी को बोलो तो बोलता है एफ कैनेडी लेंट अस 10,000, उसने 10,000 रुपये दिए हैं मनी बाय चेक। एफ कैनेडी लेंट अस यानी कि कोई बंदा होगा एफ कैनेडी, हाँ, उसने क्या किया, हमें पैसा दिया है,
हमारे पास पैसा आया है या गया है? आया है। लेकिन किस शक्ल में आया है? चेक की शक्ल में। यानी कि क्या चीज बढ़ाई जाएगी? कैश बढ़ाया जाएगा या बैंक? चेक से आया तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से डेबिट कर दिया जाएगा? 10,000 से। क्रेडिट क्या करोगे? ये एफ कैनेडी ने पैसा दिया है, लेंट अस $10,000, यानी कि ये उधार का पैसा है। तो क्या चीज बढ़ गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी का इस ट्रांजैक्शन में क्या नाम है? एफ कैनेडी नाम है। तो यहां पे आप क्या करोगे? पेएबल एफ कैनेडी। ठीक है, ये मेरे पास बोर्ड में जगह कम है, आपके इधर लाइन के अंदर तो नहीं आ रही होगी ये चीज। एफ कैनेडी कितना? 10,000। ये डबल एंट्री बनेगी। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड लोन बाय एफ कैनेडी। यानी कि आपने लोन लिया है एफ कैनेडी से, उसने हमें पैसा लेंड करा है। लेंड जब भी टर्म इस्तेमाल होती है इसका मतलब कि वो उधार की बात हो रही है, बाद में वो चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर बैंक डेबिट 10,000 से, क्योंकि एफ कैनेडी ने मुझे 10,000 रुपये दिए, लेकिन साथ साथ मेरा बैंक तो बढ़ा लेकिन मेरा उधार भी बढ़ गया। कल को मुझे एफ कैनेडी को ये पैसा वापस भी देना पड़ेगा। तो एफ कैनेडी एक लायबिलिटी है, बढ़ गई, तो हमने क्या कर दिया? उसको 10,000 से क्रेडिट कर दिया। तो दीज वर द डबल एंट्रीज जो हम अभी तक बनाना सीख रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग के लिए आसान होगा, इसमें इतना मसला नहीं हो रहा होगा। सही है। अच्छा, अब जो तुम लोग का अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन करा था मूर्ति वाला, उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, कोई मसला नहीं। बट जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करने से पहले मैं तुम लोग को अब कुछ एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स। सही है। या फिर चलो हम लोग अभी इसको और आसान कर लेते हैं, मैं तुम्हें और आसानी से पूरा एक लेवल समझा देता हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर $1,000 कैश। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल आसान से। तो मुझे बताओ तुम्हें ये पढ़ के क्या समझ आ रहा है? आपने गुड्स बेचनी है। गुड्स किसको कहा जाता है? फॉर $1,000 कैश। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आई? गुड्स किसको कहा जाता है? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है, ये गुड्स क्या चीज़ है? गुड्स बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जिसको बेचने का आपका कारोबार होता है। लेट सपोज अगर मैं ये मार्केट्स बेचना चाहता हूँ तो ये मार्केट्स मेरी गुड्स है। अगर मैं चेयर्स बेचना चाहता हूँ तो ये तमाम चेयर्स मेरी क्या हैं? ये तमाम चेयर्स मेरी गुड्स हैं। अगर मैं एयर कंडीशन बेचना चाहता हूँ तो एयर कंडीशन मेरे गुड्स हो जाएंगे। मैं लैपटॉप्स बेचना चाहता हूँ, लैपटॉप्स मेरे गुड्स हो जाएंगे। मैं सेलफोन बेचना चाहता हूँ, मेरे सेलफोन जो है वो गुड्स हो जाएंगे। प्रोजेक्टर बेचना चाहता हूँ, प्रोजेक्टर मेरे गुड्स हो जाएंगे। आईपैड बेचना चाहता हूँ, आईपैड मेरे गुड्स हो जाएंगे। ऐसे वो तमाम चीज़ें जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, जिस चीज़ को बेचने का मेरा कारोबार है, वो मेरा गुड्स है। वो मेरा क्या है? गुड्स है। गाड़ी बेचने का किसी का कारोबार होगा तो उसका वो गाड़ियाँ उसकी क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो तुम्हें इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि आपने कैश के ऊपर गुड्स बेची तो कैश आया, और जब कैश आएगा तो कैश जब भी आएगा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश डेबिट। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश डेबिट हुआ है सर तो इसका मतलब आपको गुड्स को क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए 1,000 से। बट बात को गौर से सुनिएगा, बात को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। गुड्स की टर्मिनोलॉजी जो होती है, एग्जामिनर इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछेगा। जब आपको वो बोले ना सोल्ड गुड्स, वो लिख के बिल्कुल ऐसी देगा, सेम अल्फाज गुड्स लिख के देगा, बट क्रेडिट साइड पे आप गुड्स मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या मेंशन करेंगे? सेल्स। क्या मेंशन करोगे? सेल्स रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि जो चीज़ तुम बेचने का कारोबार करते हो, जब उसको बेचते हो तो तुम बोलते हो मेरी सेल्स हो गई। क्या हो गई? सेल्स हो गई। अब यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, एक और ट्रांजैक्शन पहले लिखता हूँ मैं। नंबर 2, बॉट गुड्स फॉर $1,000 कैश। यानी कि इस बार क्या किया गया है? गुड्स को बेचा नहीं गया, बल्कि गुड्स को
खरीदा गया है। हाँ, तो इसका मतलब किस पे खरीदा? कैश पे। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? बोलोगे सर कैश तो जा रहा है, तो कैश को तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बाद में लिखते हैं। मैं आपको अभी यहां पे लिख के बता देता हूं कि कैश इस तरीके से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डेबिट क्या होगा? सर गुड्स आई हैं कारोबार में, तो गुड्स को डेबिट कर, किसको डेबिट कर दें? गुड्स को डेबिट करते हैं 1000 से, ऐसे डबल एंट्री बना दें। लेकिन मैंने क्या समझाया कि गुड्स की टर्म इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो सर आपने बोला था गुड्स की जगह किसकी टर्म इस्तेमाल कर दें? सेल्स की। तो भाई बेवकूफों, जरा एक बात तो सोच के बताओ, क्या ये सेल्स हो रही हैं? क्या तुम कोई चीज खरीद रहे हो, इसका मतलब कोई चीज बिक रही है? यहां लिखा हुआ है बॉट गुड्स, खरीदी गई हैं, गुड्स को खरीदा है, तो सेल्स कहां से लिख सकते हो? यानी कि अब तुम क्या टर्म इस्तेमाल करोगे? परचेजेस की। क्या टर्म इस्तेमाल करोगे? परचेजेस की टर्म इस्तेमाल करोगे। आओ इसको और आसान करते हैं। अब इसको दोबारा से इसकी तरफ आएंगे। यहां पे भी क्या टर्म इस्तेमाल हुई थी? गुड्स की। यहां पे भी क्या टर्म इस्तेमाल हुई थी? गुड्स की। बट यहां पे क्या टर्म इस्तेमाल हुई? बॉट। यहां क्या टर्म इस्तेमाल हुई? सोल्ड। जब बेचा तो सेल्स का नाम दिया, और जब खरीदा तो परचेजेस का नाम दिया उन गुड्स को। क्लियर? आओ यहां पे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर तो एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा बॉट गुड्स, तो इसका मतलब टर्म क्या इस्तेमाल करोगे? परचेजेस। क्या इस्तेमाल करोगे? परचेजेस की टर्म। और अगर एग्जामिनर बोलते सोल्ड गुड्स, तो फिर क्या बोलोगे? सेल्स की टर्म इस्तेमाल करोगे। किसकी टर्म इस्तेमाल करोगे? सेल्स की टर्म इस्तेमाल करोगे। अब एक और बात याद रखना, जो तुम्हारी परचेजेस होती हैं ये तुम्हारा एक्सपेंस होता है, और जो तुम्हारी सेल्स होती हैं ये तुम्हारा रेवेन्यू होता है। परचेजेस तुम्हारा एक्सपेंस होता है, सेल्स तुम्हारा रेवेन्यू होता है। यानी कि एक्सपेंस की नेचर क्या थी? जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लेकिन रेवेन्यू की नेचर क्या है? जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट, और जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा करेगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। यहां पे इसने टर्म इस्तेमाल करी थी सोल्ड गुड्स, बेच दी गुड्स, तो उसको तुमने क्या टर्म इस्तेमाल करनी है? सेल्स। क्योंकि जब तुम गुड्स बेचोगे तो सेल्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। जितना जितना सामान बेचोगे सेल्स क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी। आज मैंने 1 मार्कर बेचा तो कितने मार्कर की सेल हुई? 1 की। अब मैंने 2 मार्कर बेच दी तो कितने मार्कर की सेल हो गई? 2 मार्कर की सेल्स इंक्रीज हो गई। सेल्स क्या हो गई? इंक्रीज। अच्छा एक और बात बताओ, सेल्स इंक्रीज होना अच्छी बात है या बुरी बात है? यार ये तो नॉन अकाउंटिंग से भी पूछ लूंगा ना मैं किसी बच्चे से, तो वो भी बोलेगा सर जितना ज्यादा सामान बेचेंगे उतना ज्यादा फायदा है। 1 मार्कर के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 10 मार्कर के ऊपर कितने का प्रॉफिट करेंगे? 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे होंगे। बात समझ आती है आपको? अच्छा भाई, अब जरा यहां पे देखिएगा कि ये बॉट गुड्स और सोल्ड गुड्स का चक्कर क्या है। देखो यार, मैंने तुम लोगों को अभी तक ये समझा दिया है कि सोल्ड गुड्स का मतलब सेल्स है और बॉट गुड्स का मतलब परचेजेस है, राइट? अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स और बॉट गुड्स मतलब परचेजेस हैं, और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि जो गुड्स है वो जब आप परचेज करते हो तो इन परचेजेस को हमारी एग्जाम के अंदर किस टर्म के अंदर डाला जाता है? एक्सपेंसेस की, और उसकी नेचर ये रही। और सेल्स को किस एलिमेंट के अंदर डाला जाता है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहाँ है? ये रहा। क्लियर है? अब जरा बात को आगे गौर से सुनिएगा, अगली चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट $1000। इस बार मैंने क्या कर दिया कि गुड्स तो बेची, किसको बेची? मिस्टर एक्स। ऐसे ही लिख दिया। ये कोई भी हो सकते थे, सैमी, वर्ड, आपने जितने नाम देखे, मुदी शुदी, कोई भी ये हो सकता था, इमरान खान भाई भी हो सकते थे। तो ये बेसिकली क्या है? एक कस्टमर का नाम है। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। किस पे? क्रेडिट पे। कितने का? 1000 रुपए का। जरा बात को और सुनिएगा, डबल एंट्री क्या बनेगी? सर ये मिस्टर एक्स है
तो इनको आपने सामान बेचा है, तो मिस्टर एक्स को जब मैंने सामान बेचा होगा तो मिस्टर एक्स से मैंने पैसा लेना होगा या उसको पैसा देना होगा। ये मैंने मार्कर उठाया और ये खड़ा हुआ सामने, लेट सपोज ऐसी समझ लो ये एक्स है, एक्स को मैंने मार्कर दे दिया। अब मैंने इससे पैसा लेना या देना है? इससे पैसा लेना है, तो ये मेरा रिसीवेबल है। और रिसीवेबल मेरे कौन होते हैं? एसेट होते हैं। तो पैसा लेना है, रिसीवेबल बढ़ रहा है, रिसीवेबल बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे रिसीवेबल कौन है? मिस्टर एक्स। इनको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से डेबिट कर दिया जाएगा? 1000 से, क्योंकि 1000 का सामान मैंने इनको बेचा था। क्रेडिट क्या करूंगा? सेल्स क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? सेल्स। लेकिन याद रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दिमाग में याद रखिएगा, जब भी आप गुड्स किसी भी कस्टमर को बेचेंगे, जब भी आप गुड्स, सिर्फ गुड्स, कंप्यूटर बेचो, इक्विपमेंट बेचो, चेयर बेचो, टेबल बेचो, एसी बेचो, फैन बेचो, डिफरेंट स्टोरी। जब भी आप गुड्स बेचोगे किसी कस्टमर को, तो उसको रिसीवेबल नहीं बोलोगे, बल्कि क्या बोलोगे? ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलोगे? ट्रेड रिसीवेबल। ये कौन है आपका? ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि इससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या है? गुड्स। अच्छा भाई, ये डबल एंट्री बन जाएगी। अब आगे आ जाइए जरा, मैं यहां पे बोलता हूं बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, कोई बंदा है, ऑन क्रेडिट $1000। इसका मतलब क्या है? बॉट, पहली बात गुड्स का जिक्र आ गया। गुड्स के जिक्र पे आपने याद रखना है, अगर तो बॉट गुड्स है तो परचेजेस और सोल्ड गुड्स है तो सेल्स। यहां पे क्या था? सोल्ड गुड्स। इट मींस कि ये सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, बट एट दिस टाइम बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। नाउ हु इज मिस्टर वाई? ये वो बंदा होगा जिससे हम सामान खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब मैंने इससे उधार पे सामान खरीदा। अब ये मार्कर मैं किसी से उधार पे खरीद लूं तो मेरे पास एक मार्कर भी आ गया और मेरा उधार भी बढ़ गया, क्योंकि मैंने उसको पैसे देने होंगे। अब यहाँ पे बॉट गुड्स, तो इतना तो तुम समझ चुके थे कि जब भी तुम गुड्स खरीदते हो तो टर्म क्या इस्तेमाल करते हो? परचेजेस की। कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हो? परचेजेस की। तो परचेजेस क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कितने से? 1000 से। कितने से डेबिट कर दोगे? 1000 से डेबिट कर दोगे। और अब क्रेडिट क्या करोगे? तो ये सोचो, मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को तुमने ये पैसा देना है, तो लायबिलिटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। लायबिलिटी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे पेएबल। मिस्टर वाई क्रेडिट कर देंगे कितने से? 1000 से। कितने से क्रेडिट कर देंगे? 1000 से। लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, अगर तो उससे किसी बंदे से तुमने गुड्स खरीदी होंगी तो उसको सिर्फ पेएबल नहीं बल्कि पूरा नाम बोलोगे ट्रेड पेएबल। क्या नाम बोलोगे? ट्रेड पेएबल। तो याद रखना, जब हम किसी को गुड्स बेचेंगे, किसी बंदे को गुड्स बेचेंगे, तो वो बंदा कौन होगा? हमारा ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि उससे पैसा लेना होगा। और जिससे हम गुड्स खरीदेंगे उसको हमने पैसा देना होगा, तो वो हमारा ट्रेड पेएबल हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेड पेएबल हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल कौन है? जिससे पैसा लेना है, क्योंकि इसको सामान बेचा है, सेल करी है, सोल्ड गुड्स। ट्रेड पेएबल कौन है? इसको पैसा देना है, क्योंकि इससे सामान खरीदा गया है, तो बॉट गुड्स की गई हैं, तो ट्रेड पेएबल की टर्म यूज होगी। तो बेसिकली अगर मैं तुम लोग को बहुत आसान लफ्जों में बोल दूं तो हु आर योर ट्रेड रिसीवेबल, लिख लीजिए अपने पास, हु आर योर ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर क्रेडिट कस्टमर्स। ये वो कस्टमर हैं जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा हुआ है। नाउ हु आर ट्रेड पेएबल्स? मैं चलो इसको एक दफा और रिपीट कर देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। हु आर ट्रेड रिसीवेबल्स? क्वेश्चन मार्क। ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर क्रेडिट कस्टमर्स। आर योर क्रेडिट कस्टमर्स। ये कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। क्रेडिट कस्टमर मतलब उधार पे जिनको सामान बेचा जाता है उनको क्रेडिट कस्टमर कहा जाता है, ठीक है? जिनको मैं उधार पे सामान बेचूंगा उन्हें मैं क्या बोलूंगा? ये कौन है? मेरे क्रेडिट कस्टमर्स हैं। नाउ हु आर ट्रेड पेएबल्स? ये भी अपने पास लिख लो ताकि ये तुम लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। हु आर ट्रेड पेएबल्स? ट्रेड पेएबल्स आर
क्रेडिट सप्लायर्स। ट्रेड पेबल आर क्रेडिट सप्लायर्स। ये वो सप्लायर होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं उधार पे। दीज आर कॉल्ड क्रेडिट सप्लायर्स। और हम जिनको गुड्स उधार पे बेचते हैं वो लोग कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि उनसे पैसा लेना होता है। और जो हमें सामान बेच रहा होता है वो हमारा कौन है? क्रेडिट सप्लायर है, यानी ट्रेड पेबल है। इसको हमने फ्यूचर में पैसा देना होता है, इसको पैसा दे दिया जाता है, इस वजह से इसको ट्रेड पेबल कहा जाता है। तो इन इजी वर्ड्स, हु आर योर ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर क्रेडिट कस्टमर्स, वेयर एज हु आर योर ट्रेड पेबल्स, दीज आर योर व्हाट? क्रेडिट सप्लायर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें इतना क्लियर हो चुका होगा।